चैनल मेडिकल नर्सेज अब आज हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और MSN के क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं कि जिनका भी अभी अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम होने वाला है। DHS महाराष्ट्र के लिए पेपर भी है, अलग अलग जगह के लिए एग्ज़ाम होने वाले हैं अपकमिंग टाइम में, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से रखिए। और आपको कल मॉर्निंग में जो DHS महाराष्ट्र का ऑफिशियल पेपर है मेरे पास, वो आपको चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा। पेपर आपको जैसे ऑफिशियल पेपर आते हैं वही अपडेट किए जाते हैं, ताकि आपके अपकमिंग टाइम में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रह जाए। तो आज के पेपर में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके MSN के भी हैं, कुछ पीडियाट्रिक के हैं, और ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं या फिर कुछ एग्ज़ाम्स में ऑलरेडी आए हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं कुछ। तो यहाँ पर आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको ये रहा। क्वेश्चन है यहाँ पर, विच इज़ द फर्स्ट बॉर्न दैट ऑसिफाइज इन फीटल लाइफ। ऑसिफाइज का मतलब है यहाँ पर बनने वाली पहली बॉर्न, फीटल लाइफ में बनने वाली सबसे पहली बॉर्न कौन सी है? क्लेविकल, स्कैपुला, फीमर या फिर ऑल ऑफ दी अबव। आप लोग भी अपने आंसर मार्क कर सकते हैं, आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो पहली बॉर्न है, फर्स्ट बॉर्न है जो ऑसिफाइड होती है फीटल लाइफ में। सबसे पहले तो बनती है पूरी न्यूरल ट्यूब, लेकिन फर्स्ट बॉर्न की बात की जा रही है कि सबसे पहले कौन सी बॉर्न है जो ऑसिफाइड होगी, स्कैपुला, फीमर या फिर क्लेविकल। तो जनरली 3 बॉर्न का सबसे पहले ऑसिफिकेशन होता है, क्लेविकल, मैंडिबल एंड मेम्ब्रेनस बॉन, जो स्कल की बॉन्स होती हैं वो। लेकिन यदि आपको ऑप्शन में क्लेविकल की जगह मैंडिबल आए तो आप उसको मार्क कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले 2 बॉन्स हैं जो बनती हैं, फिर आफ्टर दैट जो स्कल की बॉन्स है वो भी बनना स्टार्ट होती हैं। ऑसिफिकेशन का मतलब है बनना। तो जो फर्स्ट फीटल लाइफ में जो बॉन बनेगी वो कहलाएगी क्लेविकल, इसको आप कॉलर बॉन के नाम से भी जानते हैं। एस से बॉन है, और जो फ्रैक्चर होता है सबसे कॉमनली जो फ्रैक्चर भी देखने को मिलता है वो भी क्लेविकल बोन में ही होता है। और ह्यूमन बॉडी की एक ओनली ऐसी बोन है जो हॉरिजॉन्टल रहती है। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे जो एक तरीके से हमें कहें कि आड़े, या क्योंकि सभी बोन्स क्या है स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती हैं, डाउन साइड रहेंगी, लेकिन ये क्या है हॉरिजॉन्टल वे में रहेगी। ऐसी पहली बोन है जो हॉरिजॉन्टल रहती है, वो क्या है, वो है क्लेविकल। अब एक क्लेविकल जुड़ती कहाँ से? जो चेस्ट की स्टर्नम बोन है, स्टर्नम या फिर जिसको आप ब्रेस्ट बोन कहते हैं, एक साइड तो जुड़ेगी शोल्डर गर्डल ह्यूमरस के यहाँ पर, और दूसरा हिस्सा इसका कहाँ जुड़ता है? स्टर्नम के यहाँ पर। तो ये एक जॉइंट कहलाता है स्टर्नोक्लेविकल जॉइंट। तो जो स्कैपुला है, स्कैपुला भी आपकी अपर लिम्ब की बोन है, 2 बोन रहेंगी बैक साइड में, तो ये कहलाती हैं शोल्डर ब्लेड। क्या कहलाएंगे? कहलाती हैं शोल्डर ब्लेड। तो यहाँ पर स्कैपुला, क्लेविकल पूछे, एस से बॉन है, ह्यूमन बॉडी में ओनली हॉरिजेंटल शेप में पाई जाने वाली मात्र के ही बॉन है, और ये 5 से 6 वीक में, 5 to 6 वीक की एज में इंट्रायूट्राइन लाइफ में, जब 5 से 6 वीक का फीटस रहेगा उस टाइम पर क्या होती है? बनना स्टार्ट होती है, ऑसिफिकेशन होना इसका स्टार्ट होगा। पहली बोन है जो ऑसिफाइड होती है क्लेविकल, मैंडिबल और मेम्ब्रेनस बोन ऑफ स्कल, जो कि 5 वीक से लेकर 12 वीक तक में बन के पूरी डेवलप हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर यदि पूछे कि पहली ऑसिफाइड बोन कौन सी है, तो होगी क्लेविकल नहीं है यदि ऑप्शन में, तो मैंडिबल रहे तो आप मैंडिबल को भी मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, A clinical symptom of Wasting syndrome in AIDS includes all। वास्टिंग सिंड्रोम, एड्स में जो वास्टिंग सिंड्रोम है इसके सभी क्लिनिकल सिम्टम है किसी एक को छोड़कर। इनवॉलेंट्री गेट लॉस, क्रोनिक डायरिया, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, ईसोफेगल कैंडिडियासिस। क्या है जो यहाँ पर सिम्टम होंगे एड्स के सिम्टम हैं जो क्या होंगे? तो वास्टिंग सिंड्रोम क्या होगा कि वेट लॉस होना। एड्स वाले मरीज में क्या होगा? HIV एड्स में वेट लॉस होगा। वास्टिंग सिंड्रोम का मतलब है कि पूरी बॉडी का 10% वेट है जो क्या हो जाना? लॉस हो जाना, सडनली 10% तक वेट लॉस होना, वो कहलाता है वास्टिंग सिंड्रोम। इसमें सडन इनवॉलेंट्री वेट लॉस होगा, और वेट लॉस कैसे होगा? डायरिया के कारण हो सकता है। क्या है? डायरिया के कारण हो सकता है। फीवर लंबे टाइम तक रहेगा, 30 दिन तक कंटिन्यू फीवर रहता है
तो भी आपको कोई, यदि इवन 15 दिन तक भी कंटिन्यू फीवर है तो भी आपको कोई डिसीज है जो फाइंड आउट डायग्नोस हो सकती है। 30 दिन तक यदि लंबा फीवर रहे, डायरिया हो, इनवॉलेंट्री वेट लॉस हो, तो यहाँ पर साथ ही साथ आपका वेट लॉस तो होगा ही, फैट और मसल्स में भी लॉस होगा, या फैट प्रोटीन मसल सब कुछ लॉस होगा, पीएम की कंडीशन भी यहाँ पर डेवलप होगी। तो वास्टिंग सिंड्रोम का मतलब सडनली वेट लॉस होना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इनवॉलेंट्री वेट लॉस, क्रॉनिक डायरिया, प्रोटीन एनर्जी, malnutrition. So here is the right answer is option number A. Wasting syndrome refers to unwanted weight loss of more than 10% of person's body weight. 10% से भी ज़्यादा बॉडी वेट के वजन का लॉस होना, जो कि डायरिया, वीकनेस, फीवर के कारण हो सकता है। मान लीजिए यदि 150 पाउंड का मैन है, 150 पाउंड वेट है किसी पर्सन का, वेट लॉस 15 पाउंड और उससे ज़्यादा हो जाए, तो इतने जल्दी वेट का लॉस होना क्या कहलाएगा? वास्टिंग सिंड्रोम। Next one is primary PPH occurs within hour of delivery. प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज है तो कितने घंटे के अंदर डिलीवरी के कंसिडर किया जाएगा? 6 से 24 या फिर 12 आवर। एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी PPH। सेकेंडरी में आफ्टर 24 आवर कंसिडर किया जाएगा, ब्लीडिंग होती है। जो अमाउंट है ब्लीडिंग का वो कितना होता है? 500 ml तक। कितना? यदि डिलीवरी के बाद 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है तो वो कंडीशन कहलाएगी पोस्टपार्टम हेमरेज। इंडिया में सबसे कॉमन जो मैटरनल डेथ का रीज़न है वो क्या है? वो है हेमरेज और ब्लीडिंग। तो प्राइमरी में विदिन 24 आवर के, कितना? विदिन 24 घंटों के अंदर, डिलीवरी के विदिन 24 घंटों के अंदर यदि 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए वो कहलाएगा प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज। क्या होगा? प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज। और इसका एक मेन रीज़न होता है, वो होता है अटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। क्या होगा? यूट्रस की जो टॉन्स है उस टॉन का एब्सेंट होना, तो क्या कहलाएगा? अटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा कि प्राइमरी PPH को कब कंसीडर किया जाएगा? जब 24 आवर में 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए तब कंसीडर किया जाएगा। जब ब्लड लॉस मोर देन 500 ml, 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए तब कंसीडर क्या किया जाएगा? पोस्टपार्टम हेमरेज। अब प्राइमरी तो यदि डिलीवरी होने से लेके विदिन 24 घंटों के अंदर यदि हो जाती है 500 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग तो कहलाएगा PPH। आफ्टर 24 आवर तो वो कहलाएगा सेकेंडरी PPH। सबसे कॉमन PPH का रीज़न क्या होता है? तो होता है अटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। क्या है? अटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। नेक्स्ट इज एक्सेसिव अल्कोहल यूज वाइल ऑन वारफरिन थेरेपी लीड्स टू। एक्सेसिव अल्कोहल का यूज़ करते हैं जब आप वारफरिन थेरेपी पर हैं, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखें कि जब वारफरिन थेरेपी ले रहे हैं लेकिन साथ में अल्कोहल भी ड्रिंक करते हैं, क्या होगा? डिक्रीज्ड एंटीकोआगुलेंट इफेक्ट, इंक्रीज्ड एंटीकोआगुलेशन इफेक्ट, इंक्रीज्ड विटामिन के एब्जॉर्प्शन। वारफरिन क्या है? एक एंटीकोआगुलेंट है। क्या है? एंटीकोआगुलेंट है। अब यदि आप अल्कोहल भी साथ में लेते हैं लेकिन वारफरिन आपकी थेरेपी चल रही है तो यहाँ पर आपको क्या होने के चांसेस रहेंगे? डिक्रीज्ड एंटीकोआगुलेंट इफेक्ट होगा, इंक्रीज्ड एंटीकोआगुलेशन इफेक्ट, इंक्रीज्ड विटामिन के एब्जॉर्प्शन, या फिर डी नन ऑफ दी अबव। एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक का मतलब है कि आपकी, मान लीजिए किसी बीमारी के लिए आपको वारफरिन है जो दिया जा रहा है, वारफरिन दिया जा रहा है जो कि एक टेरेटोजेनिक इफेक्ट भी करती है। तो यदि वारफरिन देते हैं आप तो साथ में यदि कोई शराब पी रहा है तो क्या होगा? यहाँ पर जो वारफरिन थेरेपी दे रहे हैं आप, कोई शराब भी पी रहा है, ऐसे केस में एंटीकोआगुलेशन इफेक्ट क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि यह अल्कोहल भी है जो आपकी बॉडी में कुछ प्लेटलेट्स, बॉडी टू मेक फ्यूअर प्लेटलेट्स देन नॉर्मल। देखिए, अल्कोहल कैन ऑल्सो कॉज योर बॉडी टू मेक फ्यूअर प्लेटलेट्स देन नॉर्मल। प्लेटलेट सेल्स हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगी। वारफरिन क्या है? इंटरफेयर करेगा क्लॉटिंग प्रोसेस में। तो यदि आप शराब पीते हैं तो यहाँ पर मेजर ब्लीडिंग का कारण बन सकता है, क्योंकि वारफरिन इस चांस को और बढ़ाने का काम करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? इंक्रीज्ड एंटीकोआगुलेशन इफेक्ट। क्लियर है?
मान लीजिए कोई शराब पी रहा है लेकिन उसकी वारफरिन थेरेपी चल रही है, तो ऐसे केस में जो एंटी कोआगुलेशन इफेक्ट है वारफरिन का वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ेगा जब ये इफेक्ट। तो यहाँ पर वारफरिन के इफेक्ट पड़ने के कारण ब्लीडिंग के रिस्क हैं वो भी बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट वन, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो एक्सप्रेस्ड एज। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, सॉरी रेशियो है, किस टर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा। ऑप्शन में है पर 1 लाख बर्थ, पर 10,000 बर्थ, पर 1,000 बर्थ या फिर पर 1,000 पॉपुलेशन। मैटरनल मोर्टेलिटी का डिनोमिनेटर हमेशा एग्जाम में आता है, किस टर्म में यूज़ किया जाता है। सभी 1000 में यूज़ किए जाते हैं, चाहे IMR हो, लेकिन MMR में मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो में जो डिनोमिनेटर है वो होता है 1 लाख। कितना, 1 लाख बर्थ। ये देखिए, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इज द नंबर ऑफ वुमेन हु डाइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ पर 1 लाख लाइव बर्थ, पर 1 लाख लाइव बर्थ। अब यहाँ पर प्रेगनेंसी कंसीव करने से लेकर डिलीवरी होने के 42वें दिन तक यदि डेथ हो जाए माँ की, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो कितना है, वो 1 लाख पर बर्थ। डिनोमिनेटर पूछे तो वो क्या है, वो नंबर ऑफ वुमेन डाइज 1 लाख पर लाइव बर्थ। 1 लाख लाइव बर्थ में जो वुमेन की मरने की जो संख्या है वो यहाँ पर एज ए डिनोमिनेटर के तौर पे यूज़ किया जाएगा। तो जो यहाँ पर एक्सप्रेस करेंगे आप MMR को, वो क्या होगी, 1 लाख बर्थ। नेक्स्ट वन, MTP एक्ट डज नॉट अलाउ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत कितने वीक की प्रेगनेंसी के बाद आप टर्मिनेट नहीं करवा सकते, 30 वीक्स, 20 वीक्स, 24 वीक्स या फिर 28 वीक्स। कितने वीक की प्रेगनेंसी के बाद टर्मिनेट है जो नहीं करा सकते प्रेगनेंसी को, मतलब कि बेबी अबॉर्ट नहीं करा सकते, तो वो यहाँ पर क्या होगा, MTP एक्ट के तहत 20 हफ्ते तक। जो यहाँ पर ड्यूरेशन दिया जाता है वो होता है ओनली 20 वीक का, लेकिन कब तक, आफ्टर दैट हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी यू कांट टर्मिनेट, सो इट्स 20 वीक्स। कितना, 20 वीक की प्रेगनेंसी के बाद है जो आप टर्मिनेट नहीं करवा सकते हैं। MTP एक्ट 1971 में आया था, फिर यहाँ पर अमेंडमेंट एक्ट भी आया था, अमेंडमेंट में 24 कर दिया गया था, लेकिन कुछ साथ में कंडीशंस भी लगाई गई थी। तो यहाँ पर अबॉर्शन कंसीडर किया जाता है इंडिया में लीगल तरीके से, यदि हम बात करें तो होता है MTP एक्ट के तहत 20 वीक तक की प्रेगनेंसी हो, लेकिन यदि 20 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी हो जाती है तो अबॉर्शन करने की परमिशन नहीं दी जाती है। 1971 में MTP एक्ट आया था, तो यहाँ पर इस एक्ट के तहत 20 वीक से आगे की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं करवाया जाता है। कुछ एक्सेप्शनल केस में 24 वीक्स में टर्मिनेट कर सकते, लेकिन ऐसे केस में कोर्ट का ऑर्डर या फिर कुछ और अदर रीजंस रहेंगे तभी प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जाती है। नेक्स्ट इज अंडर MCH प्रोग्राम आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स टू बी गिवन डेली टू मदर्स एज। तो IFA टैबलेट हैं जो माँ को, जो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है उसके तहत माँ को डेली कितनी आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाएंगी, कितना डोज दिया जाएगा। ऑप्शन में 60 mg आयरन प्लस 500 mcg फॉलिक एसिड। नेक्स्ट ऑप्शन है 100 mg आयरन प्लस 500 mcg फॉलिक एसिड। नेक्स्ट 60 mg आयरन प्लस 100 mcg फॉलिक एसिड, या फिर 100 mg आयरन प्लस 100 mcg फॉलिक एसिड। तो MCH प्रोग्राम के तहत कितना आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट दी जाती हैं, तो वो होता है 100 mg आयरन प्लस 500 mcg फॉलिक एसिड। कितना, कंपोनेंट क्या है इसके, मैटरनल हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, चाइल्ड हेल्थ, स्कूल हेल्थ, हैंडीकेप चिल्ड्रन, केयर ऑफ चिल्ड्रन इन स्पेशल सेटिंग जैसे कि डे केयर वाले हो गए, मैटरनल हेल्थ सर्विसेज। तो यहाँ पर ये सभी क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर के पार्ट हैं। और इस MCH केयर के तहत जो IFA टैबलेट दी जाती हैं वो होती हैं कितनी, 100 mg आयरन की प्लस 500 mcg फॉलिक एसिड की। नेक्स्ट वन इज स्पर्मिसाइड यूज्ड इन कॉन्ट्रासेप्टिव टुडे जो एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है इसमें कौन सा स्पर्मिसाइड यूज किया जाएगा।
प्रोस्टाग्लैंडिन F2, MPA, 9-nanoxynol या फिर नन ऑफ दी अबव। तो जो यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव टुडे क्या है, टुडे जो कि एक वेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव है, यहाँ पर इसमें जो स्पर्मिसाइड यूज़ किया जाता है वो होता है 9-nanoxynol। क्या है, 9-nanoxynol। तो यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। ये देखिए टुडे वेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि बर्थ कंट्रोल प्रोडक्ट के तौर पे यूज़ की जाएगी। इसमें क्या रहेगा, 1000 mg ऑफ नैनोक्सिनॉल रहेगा, नैनोक्सिनॉल 9, जो कि जैसे ही इंटरकोर्स किया जाएगा तो स्पर्म को किल करने का काम करेगा। कौन, नैनोक्सिनॉल। तो यहाँ पर इंसर्टेड इनटू द वेजाइना एंड वाइल इन प्लेस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रेगनेंसी फॉर 24 आवर, 24 घंटों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। द फोर्थ डायमेंशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग चौथे नंबर का हेल्थ डायमेंशन कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। आपको हेल्थ डिटर्मिनेंट और डायमेंशन में से एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे ANM का पेपर दें आप या NHM या फिर CHO, कोई सा भी एग्जाम दें। तो फोर्थ डायमेंशन कौन सा है, फिजिकल, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन या फिर स्पिरिचुअल डायमेंशन। चौथे नंबर का डायमेंशन कौन सा है, तो जो फोर्थ डायमेंशन है वो है यहाँ पर आपका स्पिरिचुअल डायमेंशन। कौन सा, स्पिरिचुअल डायमेंशन। टोटल 5 डायमेंशन होते हैं, फर्स्ट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड लास्ट वन इज द सोशल। तो यहाँ पर जो हेल्थ डायमेंशन है, ये डायमेंशन एक से दूसरे को अफेक्ट करते हैं। हेल्थ की डेफिनेशन क्या है WHO के अकॉर्डिंग, हेल्थ एज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग इन विच एनी डिसीज एंड इन्फर्मिटी आर एब्सेंट। तो यहाँ पर क्या WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन है। तो इसमें जो 5 डायमेंशन है जिसमें से चौथे नंबर का पूछा गया है तो वह स्पिरिचुअल डायमेंशन, और 5वां पूछते तो वो था सोशल डायमेंशन। फर्स्ट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड लास्ट इज द सोशल डायमेंशन। एक डायमेंशन दूसरे डायमेंशन को डायरेक्टली है जो क्या करेगा, अफेक्ट करने का काम भी करेगा। नेक्स्ट इज अ कपल विथ 1 child हैज़ बीन ट्राइंग without success for several years to have another child. The following terms would describe the situation. एक कपल है, एक चाइल्ड उनका ऑलरेडी है, लेकिन वो कई सालों से कोशिश कर रहे हैं कि उनको दूसरा बच्चा भी हो जाए, लेकिन क्या हो रहे हैं, अनेबल हो रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। तो ये क्या है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, स्टरलिटी या फिर इरिवर्सिबल इनफर्टिलिटी। तो यहाँ पर क्या है कि एक बच्चा हो गया है तो लेकिन अब दूसरे के लिए ट्राई कर रहा है तो हो नहीं रहा है, तो स्टरलिटी तो है नहीं क्योंकि एक ऑलरेडी हो गया है, और ना ही ये प्राइमरी होगा क्योंकि एक बच्चा ऑलरेडी है, दूसरे के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये कहलाएगी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी का मतलब होता है कि एक भी बच्चा कंसीव ना हो पाता, लेकिन यहाँ पर एक बच्चा ऑलरेडी कंसीव हो गया है, दूसरा बच्चा चाहिए है, 1 साल से बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव के क्या कर रहे हैं, प्रेगनेंसी कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो क्या है, वो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। स्टरलिटी का मतलब ये कि इनेबिलिटी टू अचीव अ प्रेगनेंसी, कई सालों तक कोशिश करने के बाद एक भी बच्चा ना होना, तो क्या है, वो कहलाएगा स्टरलिटी। लेकिन एक बार बच्चा हो गया है, या फिर इनफर्टिलिटी का मतलब ये भी हो सकता है कंसीव कर जाए लेकिन बच्चा ना हो पाए, वुमेन प्रेग्नेंट हो जाए लेकिन बेबी को, जो लाइव बेबी उसको बॉर्न ना कर पाए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, इट्स अ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, क्योंकि 1 child ऑलरेडी है, दूसरे के लिए कोशिश की जा रही है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट इज रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय, रेड क्रॉस सोसाइटी है जो कब इसकी स्थापना हुई थी, हेनरी फोर्ड के द्वारा, हेनरी डोनाल्ड, हेनरी ब्राउनी या फिर नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन आता है रेड क्रॉस सोसाइटी। तो रेड क्रॉस सोसाइटी को कई बार नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, 3 से 4 बार लगातार जो प्राइज़ मिला है वो रेड क्रॉस सोसाइटी को ही मिला है। तो इसकी स्थापना की थी किसने, हेनरी डोनाल्ड ने 1920 में। किसने, हेनरी डोनाल्ड ने 1920 में इसकी स्थापना की थी, रेड क्रॉस सोसाइटी। नेक्स्ट इज
विच इज़ द लास्ट फेज ऑफ होम विजिटिंग इन फैमिली हेल्थ सर्विसेज। तो फैमिली हेल्थ सर्विसेज में लास्ट फेज कौन सी है? एक्टिविटी फेज, प्री विजिट फेज, टर्मिनल फेज या फिर पोस्ट विजिट फेज। यहाँ पे कहा है होम विजिट किया आपने किसी भी फैमिली के यहाँ पर, तो फैमिली हेल्थ सर्विसेज के अकॉर्डिंग लास्ट फेज क्या होगी? लास्ट फेज होगी पोस्ट एक्टिविटी फेज। कौन सी? पोस्ट विजिट फेज और पोस्ट एक्टिविटी फेज भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर पोस्ट विजिट फेज कहलाएगी। कौन सी? लास्ट फेज। पहली होती है इनिशिएशन फेज, दूसरी होती है फिर प्री विजिट फेज, तीसरी होती है एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द फेज, क्या आपने एक्टिविटी की। चौथे नंबर पर होता है टर्मिनेशन फेज और पाँचवें पे आता है पोस्ट विजिट एक्टिविटी। मतलब आफ्टर आप सब कुछ कराए दोबारा से एक बार और चेक करने जा रहे हैं तो वो कहलाएगी पोस्ट विजिट फेज। अर्ली और इनिशियल फेज पूछें तो वो कहलाती इनिशिएशन फेज, फिर प्री विजिट, फिर एक्टिविटी, फिर टर्मिनेट करना है, फिर यहाँ पर पोस्ट विजिट फेज। तो लास्ट फेज यहाँ पे पूछी है होम विजिट की इन फैमिली में, तो वो क्या होगी? वो होगी पोस्ट विजिट फेज। टर्मिनल फेज फोर्थ नंबर पे आएगी। क्लियर है? नेक्स्ट इज हाउ मच लीटर ऑफ वाटर डिसइंफेक्टेड विथ अ सिंगल 0.5 mg क्लोरीन टैबलेट। यदि आपके पास 0.5 mg की क्लोरीन की गोली है तो कितना पानी डिसइंफेक्ट होगा? 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर या फिर 25 लीटर। तो क्लोरीनेशन ऑफ वाटर जब यदि करते हैं आप तो क्लोरीन की जो 0.5 mg की टैबलेट है से कितना पानी डिसइंफेक्ट होगा? तो होगा 20 लीटर। कितना? 20 लीटर पानी डिसइंफेक्ट होगा। तो प्रोसेस है, प्रोसेस क्या कहलाएगी? क्लोरीनेशन ऑफ वाटर। और क्लोरीनेशन ऑफ वाटर को चेक करने के लिए जो टेस्ट होगा वो कहलाता है ऑर्थोट्यूलिडीन टेस्ट। क्या है? ऑर्थोट्यूलिडीन टेस्ट किया जाएगा क्लोरीनेशन ऑफ वाटर में क्लोरीन की मात्रा कितनी है उसके लिए। और जो प्रोसेस है यहाँ पर क्लोरीन की टैबलेट मिक्स कर रहे हैं पानी में वो कहलाएगी क्लोरीनेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज measures taken to stop the progress of disease is called which kind of prevention। तो मेजर्स लिए जा रहे हैं मतलब जो भी स्टेप कदम उठाए जा रहे हैं कि डिसीज़ की प्रोग्रेस को क्या करना है? स्टॉप करना है। डिसीज़ हो गई, पता चल गया, उसकी प्रोग्रेस को क्या करना है? मैनेज करना है। तो यहाँ पर कौन सा प्रिवेंशन होगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या फिर नन ऑफ द अबव। प्राइमरी में डिसीज़ को आप क्या करते होने के पहले की फेज़ है जिसमें इम्यूनाइजेशन, हेल्थ एजुकेशन के थ्रू क्या कर सकते, होने से बचा ही सकते हैं। सेकेंडरी में हो गई है डिसीज़, डायग्नोस हो गई लेकिन कॉम्प्लिकेशन को रोकना है तो होगा सेकेंडरी। टर्सरी में क्या होगा? ट्रीटमेंट हो गया, जो भी इंजरी है या फिर जो भी डिसीज़ है वो सब ठीक हो गई लेकिन दोबारा से वापस से फंक्शनिंग में लाना क्या कहलाएगा? टर्सरी। प्रिवेंशन और कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना। तो यहाँ पर कहा है कि डिसीज़ की प्रोग्रेस को स्टॉप करना, मतलब पता चल गया कि डिसीज़ हुई है तो ये प्राइमरी नहीं है, ये कहलाएगा सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। A 30-year-old pregnant woman is diagnosed with pulmonary TB. Which of the following anti-TB drugs should not be given? क्वेश्चन ध्यान से देखें। 30 साल की प्रेग्नेंट वुमेन है, टीबी डायग्नोस हुई है उसको, पल्मोनरी टीबी मतलब लंग्स को अफेक्ट करने वाली टीबी, कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग आपको उसके लिए नहीं देना है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजिड, इथाम्ब्यूटल या फिर रिफाम्सिन। तो यहाँ पर कौन सी ड्रग नहीं देना? स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजिड, इथाम्ब्यूटल या फिर रिफाम्सिन। प्रेगनेंसी में ऐसी कौन सी ड्रग आप देंगे जो बेबी को अफेक्ट करेगी, हार्म पहुँचा सकती है? तो वो होगी स्ट्रेप्टोमाइसिन। वही ड्रग आपको नहीं देना है क्योंकि ये टेरेटोजेनिक इफेक्ट करके प्रेगनेंसी में क्या करेगी? जो बच्चा है, फीटस है, उसको हार्म पहुँचा सकती है, प्री टर्म डिलीवरी करा सकती है, बच्चे की डेथ हो सकती है, यूट्रस में कुछ भी हो सकता है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन कॉन्ट्राइंडिकेट रखी गई है कब? प्रेगनेंसी में। हेल्थ कार्ड है, किसके लिए यूज़ किया जाता है? ग्रोथ मॉनिटरिंग को बच्चों के लिए। जो आपने इम्यूनाइजेशन कार्ड देखा होगा उसमें इस तरीके से कर्व बना होता है बच्चे की एज, हाइट और वेट तीनों चीज़ों के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर वेट एंड हाइट है जो कैलकुलेट की जाती है बच्चे की एज के अकॉर्डिंग।
एंड बताया जाता है कि बच्चा प्रॉपर ग्रोथ कर रहा है या नहीं। तो बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए रोड टू हेल्थ कार्ड या फिर ग्रोथ कार्ड है जो यूज़ किया जाता है। यहाँ पर यदि आपको एग्जाम में इस तरीके से आता है तो भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चे की हाइट और वेट क्या है, हाइट और वेट है जो एज के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंक्लूड और कैलकुलेट की जाती है। नेक्स्ट वन इज हेवर्सियन कैनाल्स आर फाउंड इन। तो हेवर्सियन कैनाल्स कहाँ पर पाई जाती हैं, बोन में, ब्रेन में, लंग्स में या फिर किडनी में। तो वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको आते हैं एग्जाम में। जो हेवर्सियन कैनाल्स हैं कहाँ पर पाई जाती हैं, तो हेवर्सियन कैनाल्स प्रेजेंट रहती हैं कहाँ पर, बोन्स में। इस तरीके से रहेंगी। यदि आपको एग्जाम में आता है तो हेवर्सियन कैनाल्स कहाँ पर होंगी, बोन्स में। नेक्स्ट वन इज कान टेस्ट इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नोट डाउन कीजिए। कान टेस्ट किसको डायग्नोस करने के लिए किया जाता है, सिफिलिस को, टिटनस को, ट्रोकोमा को या फिर रेबीज के लिए। जो कान टेस्ट है किया जाता है किसको डायग्नोस करने के लिए किया जाता है, सिफिलिस को डायग्नोस करने के लिए। इस टेस्ट को, कान्स टेस्ट को वॉसरमैन टेस्ट, वॉसरमैन रिएक्शन टेस्ट और एंटीबॉडी टेस्ट फॉर सिफिलिस भी कहा जाता है। जो अगस्त पॉल थे वॉन वॉसरमैन, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा था। तो ये क्या है, फर्स्ट ब्लड टेस्ट है सिफिलिस को डायग्नोस करने के लिए। क्या है, फर्स्ट ब्लड टेस्ट है सिफिलिस को डायग्नोस करने के लिए। नेक्स्ट वन इज पॉट्स डिसीज इज अ। तो पॉट्स डिसीज क्या है, टीबी ऑफ मेनिंजाइटिस, टीबी ऑफ स्पाइन, टीबी ऑफ बोन या फिर टीबी ऑफ लंग्स। तो पॉट्स डिसीज क्या है, ट्यूबरक्लोसिस है कहाँ पर, बोन्स में। पॉट्स डिसीज दैट इज ऑल्सो नोन एज द ट्यूबरक्लोसिस स्पॉन्डिलाइटिस, जो कि एक रेयर इन्फेक्शन है। क्या है, रेयर इन्फेक्शियस डिसीज है जो कि स्पाइन को है, जो एक्स्ट्रा स्पाइनल इन्फेक्शन है जो क्रिएट करेगी। तो यहाँ पर ऑस्टियोमाइलाइटिस और अर्थराइटिस दोनों चीज़ें हैं जो होंगी कहाँ पर, अलग अलग मल्टीपल वर्टिब्रा में। मोस्ट कॉमन थिंग पॉट्स डिसीज क्या है, ट्यूबरक्लोसिस है किसका, बोन्स का। नेक्स्ट वन इज रैप्डोमायोसार्कोमा इन चिल्ड्रन ओरिजिनेट्स इन। तो रैप्डोसार्कोमा बच्चों में ओरिजिनेट होगा कहाँ से, सेरिब्रम से, किडनी से, स्ट्रिएटेड मसल से या फिर टेंडन से। तो यहाँ पर जो रैप्डोसार्कोमा है बच्चों में कहाँ से ओरिजिनेट होगा, स्ट्रिएटेड मसल से, जो कि ये क्या है, प्रिमेटिव पीडियाट्रिक मैलिग्नेंट सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा है। तो ये कहाँ पर होगा, प्रिमेटिव मेसेनकाइमल सेल्स से अफेक्ट होता हुआ स्ट्रिएटेड मसल्स को अफेक्ट करेगा, और जो कि जनरली बच्चों में 6 साल तक की एज में ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज ब्रायंट्स ट्रैक्शन इज इंडिकेटेड इन। तो ब्रायंट्स ट्रैक्शन है किसको इंडिकेट करेगा या फिर किसके लिए हम यूज़ करेंगे। ऑप्शन में है यहाँ पर फ्रैक्चर ऑफ द फीमर, फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस, स्पाइनल फ्रैक्चर या फिर फ्रैक्चर ऑफ द रेडियस। तो ब्रायंट्स ट्रैक्शन यूज़ किया जाता है किसके लिए यूज़ होगा, फीमर बोन के लिए। यदि फीमर में फ्रैक्चर हुआ है तो उसके लिए ब्रायंट्स ट्रैक्शन है जो यूज़ किया जाएगा। यदि चिल्ड्रन कितने हों, वेट यदि पूछते हैं एग्जाम में, तो यदि बच्चा जिसकी एज 2 साल से ज़्यादा हो तभी हमें यूज़ करेंगे। लेस देन 2 ईयर ओल्ड और लाइटर चाइल्ड। तो यहाँ पर ये देखिए जो बच्चों में जनरली ब्रायंट्स ट्रैक्शन है जो यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट इज बेस्ट पोजीशन फॉर अ क्लाइंट इन हाइपोवॉल्यूमिक शॉक इज। तो यदि हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है तो कौन सी पोजीशन देंगे, नी चेस्ट, ट्रेंडलेनबर्ग, फॉलर्स या फिर लेटरल पोजीशन। तो यदि पेशेंट को हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है तो हम कौन सी पोजीशन देंगे, ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। यदि पेशेंट यहाँ पर कहा है द पेशेंट इज सुपाइन ऑन द टेबल विथ देयर हेड डिक्लाइंड बिलो देयर फीट। तो यहाँ पर ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन में क्या किया जाएगा, यदि हाइपोवॉल्यूमिया का पेशेंट है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक का पेशेंट है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेशेंट का हेड डाउन करेंगे, लेग है जो अपसाइड जाएंगे, तो इसको क्या कहा गया, ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। कॉर्ड प्रोलैप्स होती है तब भी यही पोजीशन है जो दी जाएगी। यहाँ पर जो एक एंगल बनता है कितना बनेगा, 16 डिग्री का। नेक्स्ट वन इज कोल्ड कैलोरी टेस्ट इज यूज टू चेक द फंक्शनिंग ऑफ। तो कोल्ड कैलोरी टेस्ट किसकी फंक्शनिंग को चेक करने के लिए किया जाता है, हार्ट की, हाइपोथैलेमस, ब्रेन स्टीम या फिर पॉन्स। तो कोल्ड कैलोरी टेस्ट किया जाता है ब्रेन स्टीम के लिए। क्या है इसमें क्या किया जाता है,
ऑक्यूस्टिक नर्व को कोल्ड या फिर वार्म वाटर के थ्रू है जो ईयर कैनाल में भेजा जाएगा। कोल्ड भी होता है वाटर या फिर वार्म वाटर भी यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो मूवमेंट होते हैं वो हैं जो चेक किए जाएंगे, जिनको हम निस्टैग्मस कहेंगे। तो यहाँ पर जो कोल्ड कैलोरी टेस्ट है किसके लिए किया जाएगा? ब्रेन स्टीम के लिए। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्वेश्चन। इन ट्रियाज येलो कलर इंडिकेट, तो ट्रियाज दैट मीन्स क्या होता है? इमरजेंसी। तो ट्रियाज का मतलब यहाँ पर इमरजेंसी, और येलो कलर किसके लिए यूज़ किया जाएगा? इमरजेंसी, अर्जेंट, नॉन अर्जेंट या फिर डेड पेशेंट के लिए। जो ट्रियाज है इसमें टोटल जो कलर कोड होते हैं, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ट्रियाज के कलर कोड के येलो कलर क्या इंडिकेट करेगा? इमरजेंसी। लेवल फर्स्ट ब्लू कलर क्या होगा? रिससिटेशन। लेवल सेकंड रेड कलर होता है इमरजेंट। थर्ड वन इज द अर्जेंट और येलो कलर। फोर्थ वन इज द लेस अर्जेंट, और फिफ्थ में क्या होगा? नॉन अर्जेंट, दैट मीन्स पेशेंट है जो डेड भी हो चुका है। नेक्स्ट वन इज अ स्ट्रेटजी कॉमनली यूज्ड टू इम्प्रूव थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन स्किल इज कॉल्ड। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन को हम इम्प्रूव करने के लिए कौन सी टेक्निक अपनानी चाहिए? एक्टिव लिसनिंग, रेस्टेटिंग इन क्लैरिफाइंग, वैलिडेटिंग या फिर प्रोसेस रिकॉर्डिंग। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन स्किल को हमें प्रॉपर इम्प्रूव करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एक्टिव लिसनिंग की। किसकी पड़ेगी? एक्टिव लिसनिंग की। नेक्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ फ्लूइड लॉस फ्रॉम द स्किन पर डे इज। तो हमारी बॉडी एक दिन में कितना फ्लूइड है जो लॉस करेगी, वो भी स्किन से। कहाँ से? स्किन से हमारी बॉडी पर डे कितना फ्लूइड लॉस करेगी? ऑप्शन में 450 ml, 150 ml, 1500 ml या फिर 500 ml। तो ह्यूमन बॉडी स्किन से यदि बात की जा रही है तो पर डे 450 ml है जो फ्लूइड लॉस करेगी। कितना? 450 ml लॉस करेगी या फिर 0.5 ml फ्लूइड को लॉस करेगी। तो यहाँ पर यदि एग्जैक्ट रेंज पूछते हैं तो 450 ml। किडनी 1.5 लीटर करेगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से 0.4 लीटर होगा, जीआई ट्रैक्ट से 0.2 और स्किन से 0.45 ml। नेक्स्ट वन इज अर्ली साइन ऑफ पार्किंसंस डिसीजेस। तो पार्किंसंस के अर्ली साइन क्या हैं? रिजिडिटी, ट्रिमर, ब्रेडिकार्डिया या फिर अकाइनेसिया। तो पार्किंसन के एग्जाम में जनरली साइन आते हैं, तो पार्किंसंस का जो अर्ली साइन है सबसे पहले देखने को मिलेगा वो होगा ट्रिमर। आपके हाथ हैं जो कपाए हुए टाइप के रहेंगे, आपके हाथों में है जो उतना ज़्यादा एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि स्विंगिंग है जो आपके हाथ इजीली होने लगेंगे। पार्किंसंस डिसीज़ क्या एक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जिसमें जो नर्व सेल्स हैं अफेक्ट होंगी, जो कि यहाँ पर क्या कॉज करेंगी? जो साइन होंगे, और इसके लिए कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल होगा? तो होगा डोपामाइन। क्या होगा? डोपामाइन का लेवल इस पर क्या होगा? पार्किंसन में कम होगा। सफलिंग गेट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ट्रिमर, सफलिंग गेट, स्टूप्ड पोस्चर एंड मास्क फेशियल एक्सप्रेशन, ये 4 कॉमन क्लिनिकल या फिर गोल्डन साइन है किसके? पार्किंसन के। स्टूप्ड पोस्चर, रिजिडिटी, मास्क लाइक फेस, सफलिंग गेट एंड ट्रिमर्स किसके कारण होगा? डोपामिन की कमी के कारण। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी प्लेटलेट इज अ प्रोड्रग। तो इनमें से कौन सी है जो कि एंटी प्लेटलेट प्रोड्रग है? एस्प्रिन, डाइप्रामेडोल, टेक्लोपिडिन या फिर एबेक्सिमैब। तो कौन सी मेडिसिन है यहाँ पर जो कि क्या है? एंटी प्लेटलेट प्रो ग्रुप मेडिसिन है, सॉरी एंटी प्लेटलेट प्रो ड्रग है यहाँ पर। तो कौन सी एंटी प्लेटलेट प्रो ड्रग? तो यहाँ पर एंटी प्लेटलेट प्रो ड्रग है वो है टाइक्लोपिडिन। क्या है? टाइक्लोपिडिन, जो कि ब्रांड नेम टिकलेट के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। जो थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक्स होते हैं उनको है जो ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है, या फिर थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक में जो क्या होगा एम्बुलेंस है उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर यूज़ की जाएगी, जो कि एक एंटी प्लेटलेट ड्रग है। यहाँ पर किस फैमिली की है? थियोनाप्राडाइन फैमिली की मेडिसिन है यहाँ पर टिक्लोपिडिन। नेक्स्ट वन इज अर्गोमेट्रिन इज यूज्ड इन। अर्गोमेट्रिन है किसके लिए यूज़ की जाती है? पीपीएच के लिए, कॉन्ट्रासेप्शन, इंडक्शन ऑफ लेबर या फिर ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट।
तो एर्गोमेट्रिन है जो यूज़ की जाती है पीपीएच को ट्रीट करने के लिए, लेकिन जब पेशेंट को हार्ट डिसीज़, हाई बीपी हो तब हम एर्गोमेट्रिन क्या करेंगे, कॉन्ट्राइंडिकेट करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है एर्गोमेट्रिन का कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो क्या हाइपरटेंशन और हार्ट डिसीज़, बहुत सारे हैं लेकिन मोस्ट कॉमन है यहाँ पर आपको दो याद रखना है। इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए ऑक्सीटोसिन यूज़ किया जाएगा। कॉन्ट्रासेप्शन के लिए जनरली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को यूज़ किया जाता है अलग अलग मेथड के थ्रू। नेक्स्ट वन इज द फ्लोटिंग टिप ऑफ द आइसबर्ग रिप्रेजेंट, डिसीज़ को कॉज करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए एक जो फिनोमिना है वो क्या है, आइसबर्ग फिनोमिना। तो यहाँ पर फ्लोटिंग टिप क्या रिप्रेजेंट करेगी, लेटेंट केस, क्लिनिकल केस, अनडायग्नोस्ड केस या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो फ्लोटिंग टिप है आइसबर्ग की क्या रिप्रेजेंट करती है, करेगी क्लिनिकल केस को। ये देखिए फ्लोटिंग टिप है यहाँ पर, और एक क्या है जो तैर रही है और दूसरा है बॉटम। यदि फ्लोटिंग टिप पूछता है तो क्या करेगा, क्लिनिकल केस जो कि दिख रहे हैं वो विजुअल केस, क्लिनिकल केस इसमें आएंगे फ्लोटिंग टिप में। अब यदि बॉटम में पूछते हैं तो असिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन जो इनविजिबल हैं, जो कि कैरियर्स हैं, वाहक हैं, अभी उनमें डिसीज़ नहीं है लेकिन वो दूसरों को दे सकते हैं। नेक्स्ट इज मिड आर्म सर्कमफेरेंस इज कांस्टेंट ड्यूरिंग, कांस्टेंट का मतलब एक जगह जाके रुक जाएगी, तो मिड आर्म सर्कमफेरेंस किस एज में एक जगह जाके स्टॉप हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, 0 to 6 months, 1 to 5 year, 5 to 10 year या फिर 10 to 15 ईयर। तो आपने देखा होगा बच्चों में जनरली 0 to 6 मंथ में तो उनका आर्म, मिड आर्म सर्कमफेरेंस क्या होता है, बढ़ता जाता है डे वाइज डे फैट डिपॉजिट होने के कारण। अब यहाँ पर कांस्टेंट किस एज में हो जाता है, इसके बाद दैट मीन बहुत ज़्यादा स्लो होगा, तो होगा 1 से 5 साल की एज में। कब, 1 से 5 साल की एज में मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसको नापने के लिए जो टेप यूज़ करते हैं MUSE, तो वो क्या है, साकिर टेप। इसमें 3 लाइन 3 कलर कोड रहेंगे, रेड दैट मीन्स बच्चा क्या सीवियरली एक्यूट माल न्यूट्रिशन SAM की कंडीशन है, येलो दैट मीन्स मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन है, और ग्रीन है दैट मीन्स बच्चा क्या है, फुली हेल्दी है। नेक्स्ट वन इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज, तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किस रूट से दी जाती है, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावीनस। तो जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दी जाती है इंट्रामस्कुलर दी जाती है, एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाती है, और यदि बच्चे का वजन 2 किलो से कम हो तब हम इंतज़ार करेंगे, वेट करेंगे बच्चे को, तब हम यदि एक आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बच्चे का वेट कितना हो, 2 kg से भी कम हो, तब हम हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं देंगे। और जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उनको मैंडेटरी रखी जाती है हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेटेड होना। किस रूट से दी जाती है, इंट्रामस्कुलर रूट। फॉलोइंग एल्बेंडाजोल थेरेपी नर्स नीड टू एजुकेट द पेरेंट्स टू ऑब्जर्व स्टूल फॉर, तो एल्बेंडाजोल थेरेपी है जो दी जाती है 1 साल की उम्र से ज़्यादा के बच्चों को दी जाती है। यदि बच्चे की उम्र 1 साल से कम है तो एल्बेंडाजोल नहीं दी जाती, अब 1 ईयर के बाद दी जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है CHO के में, ऑप्शन में था आपको, लेकिन ना तो वहाँ 1 ईयर था, लेस देन 1 ईयर करके दिया गया था। तो एल्बेंडाजोल कभी भी 1 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जाती है। क्लियर। अब यहाँ पे यदि एल्बेंडाजोल थेरेपी दी जा रही है बच्चे में, जो कृमि मुक्त दिवस मनाते हैं हम, उसी के दिन है जो गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट जो संस्थाएं वहाँ पे बच्चों को दी जाती है, आंगनवाड़ी में दी जाती हैं। तो एल्बेंडाजोल थेरेपी देने के बाद पेरेंट्स को क्या आप समझाएंगे कि आप स्टूल ऑब्जर्व करें, क्यों, मेलेना के लिए, मतलब ब्लड मिक्स्ड स्टूल है इसलिए ऑब्जर्व करना है। क्या, मेलेना का मतलब होता है ब्लड मिक्स्ड स्टूल। पैसेज ऑफ वार्म क्ले कलर्ड स्टूल या फिर नन ऑफ द अबव। क्यों आप कहेंगे कि एल्बेंडाजोल थेरेपी देने के बाद आप अपने बच्चे के स्टूल को ऑब्जर्व करें, जस्ट बिकॉज एल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल देने के बाद जो भी वार्म रहेंगे वो क्या होंगे, मरेंगे। मरने के बाद क्या है, स्टूल के साथ फीकल मटेरियल के साथ बाहर आएंगे, इसीलिए आपको क्या करना है, डिवॉर्मिंग एजेंट है एल्बेंडाजोल, तो ये जो वार्म को क्या करेगा, मारेगा, और मरने के बाद क्या करेंगे, जो वार्म है फीकल मटेरियल के साथ बाहर आएंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि आप पैसेज ऑफ वार्म के लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं कि स्टूल के साथ वार्म आए हैं या नहीं। क्लियर। एक क्वेश्चन और है, बहुत एग्जाम में आता है, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू मास्लो हायरार्की नीड्स ऑफ थ्योरी द हाईएस्ट लेवल इज
3 लेवल होते हैं यहाँ पर, इसमें जो 5 लेवल में पूरी थ्योरी डिवाइड की जाती है। तो यहाँ पर जो हेयर की नीड्स की हाईएस्ट लेवल नीड्स क्या है, बॉटम टू टॉप में जो सबसे हाईएस्ट टॉप पे है वो कौन सी नीड है, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी सिक्योरिटी, लव एंड अफेक्शन या फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सबसे हाईएस्ट लेवल नीड्स की बात की जा रही है। तो सबसे लो में तो आएगी आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर आएगी सेफ्टी सिक्योरिटी, फिर आएगा लव अफेक्शन। यहाँ पर हाईएस्ट नीड होगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मास्लो ऑफ हेयर की थ्योरी से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि बेसिक नीड्स में है आपकी सेफ्टी और फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल में सेल्फ स्टीम, लव, बिलोंगिंगनेस, लास्ट में आती है टॉप पर सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो बेसिक नीड्स क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड्स में फूड, वाटर, वार्मथ, रेस्ट, सिक्योरिटी, सेफ्टी। फिर बिलोंगिंगनेस, लव नीड्स, स्टीम नीड्स से आएगी साइकोलॉजिकल में, मतलब मेंटली आपको फीलिंग होना चाहिए, आपके जो आस पड़ोस है वो होना चाहिए, फ्रेंड्स होना चाहिए, सब किस में आएंगे, साइकोलॉजिकल में। सेल्फ फुलफिलमेंट मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें, एक से एक चीज़ें अचीव करनी है आपको, तो वो किस में आएगी, वो आएंगी टॉप पे, तो वो कहलाएगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको आंसर के दिया गया है मलेरिया टेस्ट किट का नाम, कि जो मलेरिया टेस्ट किट है उसका नाम क्या है। ऑप्शन में है यहाँ पर, ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, डायरेक्ट आपको आंसर बताया गया है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। इस किट का नाम है मोनोवैलेंट किट। फाल्सीपैरम मलेरिया को डायग्नोस करने के लिए जो किट यूज़ की जाती है वो कहलाती है RDT किट और मोनोवैलेंट किट। तो यहाँ पर ब्लड स्मीयर टेस्ट करके पता चलेगा तुरंत, एट द टाइम है जो क्या होगा, डायग्नोस भी हो जाएगा। तो क्या कहलाती है, मोनोवैलेंट और बाईवैलेंट किट। नेक्स्ट है यहाँ पर, आई थिंक ये क्वेश्चन जम्मू कश्मीर CHO एग्जाम में आया है, मलेरिया टेस्ट किट पूछा गया था जब। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इन 6, 10 and 14 वीक्स वैक्सीनेशन इन इन्फेंट, वैक्सीनेशन पेंटावैलेंट इज गिवन एंड विच वन इज ऑल्सो एडमिनिस्टर्ड। 6, 10 and 14 वीक्स की एज में बच्चे को पेंटावैलेंट वैक्सीन दी गई है। पेंटावैलेंट में 5 वैक्सीन इंक्लूडेड होती हैं, लेकिन उसके साथ में और कौन सी वैक्सीन भी दी जाएगी, मीजल्स, OPV, रोटावायरस या फिर टाइफॉइड। कौन सी वैक्सीन दी जाएगी 6, 10 और 14 वीक्स में पेंटावैलेंट के साथ में। जो प्रेफरेंस दी जाती है, OPV तो 0 डोज एट द टाइम ऑफ बर्थ भी दिया जाता है, लेकिन 6, 10, 14 वीक्स के साथ में जो एक और वैक्सीन दी जाती है वो होती है रोटावायरस वैक्सीन। कौन सी, रोटावायरस वैक्सीन, जो बच्चों को डायरिया से प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। एक होती है रोटारिक्स, दूसरी होती है रोटाटैक। तो जो वैक्सीन दी जा रही है यहाँ पर, वैक्सीन का नाम क्या है, रोटावायरस वैक्सीन। 5 ड्रॉप दी जाती हैं। पेंटावैलेंट वैक्सीन में तो 5 वैक्सीन इंक्लूडेड रहेंगी, लेकिन रोटावायरस वैक्सीन की 5 ड्रॉप दी जाती हैं। देखिए यहाँ पर पूरा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल दिया गया है कि कौन सी वैक्सीन कब दी जाती है। तो BCG सबसे पहले दी जाती है एट द टाइम ऑफ बर्थ 0.05 ml, यदि उम्र एक महीने तक है, 1 मंथ तक की एज में। लेकिन यदि उम्र 1 महीने से 1 साल तक की हो गई तो डोज भी बढ़ के 0.1 ml हो जाएगा। 1 साल तक ही दे सकते, फिर इसको नहीं दे सकते हैं। फिर यहाँ पर इंट्राडर्मल रूट से देने वाली एक ही सिंगल वैक्सीन यही है। इंट्राडर्मल जो दी जा रही है यहाँ पर, एक तो IPV दी जाती है और दूसरी दी जाती है BCG। तो यहाँ पर जो BCG दी जा रही है कैसे होगी, इंट्राडर्मल होगी, लेफ्ट अपर आर्म में। याद रखें, परमानेंट स्कार फॉर्मेशन भी यही वैक्सीन करेगी। इसका जो डाइल्यूएंट है वो क्या है, नॉर्मल सलाइन। फिर हेपेटाइटिस B का बर्थ डोज दिया जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ विद इन 24 घंटों के अंदर 0.5 ml इंट्रामस्कुलर एंटीरियोलैटरल साइड वास्टस लैटरलिस मसल्स में दिया जाएगा। फिर जो एट द टाइम ऑफ बर्थ एक और वैक्सीन दी जाती है वो होती है OPV का 0 डोज दिया जाएगा। 0 इसलिए कहलाता है इसको बाद में, क्योंकि 6, 10, 14 वीक्स के साथ में इसको फिर से दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में हो सकता है थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो, तो OPV भी दिया जाता है 6, 10, 14 वीक्स में, और रोटावायरस, दोनों दिए जाते हैं।
क्लियर, दोनों दिए जाते हैं, ओपीवी भी दिया जाता है और रोटा वायरस भी दिया जाता है 6, 10 और 14 वीक्स में। तो यहाँ पर ओपीवी का 6, 10, 14 वीक्स में 5 साल की उम्र तक इसको दिया जाता है। यदि इनकेस इसको 6, 10, 14 वीक्स में नहीं दे पाए तो आगे पीछे भी दे सकते हैं, लेकिन रोटा वायरस मैंने मार्क इसलिए किया क्योंकि इसी के साथ में ही दिया जाता है। पोलियो रोटा वायरस को देते टाइम में बीच में एक गैप रखा जाता है 15 से 20 मिनट का, लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल में प्रेफरेंस दे दी जाती है। यदि पेंटावैलेंट दिया गया है तो आफ्टर दैट ओरली रोटा वायरस को दी जाती है। पेंटावैलेंट में जो वैक्सीन होती है, एक होती है डिप्थीरिया, परटिसिस, टिटनस 3, हेपेटाइटिस बी प्लस, हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन दी जाती है इंट्रामस्कुलर रूट से एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई 0.5 ml। ओपीवी की 2 बूंद हैं जो दी जाती हैं। फिर यहाँ पर रोटा वायरस दिया जाता है 5 ड्रॉप 6, 10, 14 वीक्स में ओरली इसको दिया जाता है। न्यूमोकोकल इंट्रामस्कुलर दिया जाता है 6 वीक और 14 वीक्स में, और जब 9 महीने कंप्लीट हो जाएं तो बूस्टर डोज। मीजल्स जब पूरे 9 महीने हो जाएं तब 9 महीने से लेकर 12 महीने के बीच में। फिर विटामिन ए का फर्स्ट डोज दिया जाता है मीजल्स के साथ में 9 महीने की उम्र में ओरली 1 ml। 5 साल की एज तक 1 लाख आयु। तो यहाँ पर क्या है, एक बेसिक चार्ट दिया गया है, इम्यूनाइजेशन चार्ट। आपको ये बहुत इजी लगेगा, याद होगा तो इजी लगेगा, याद नहीं होगा तो बहुत टफ भी लगेगा। तो यहाँ पर जिसको भी ये याद नहीं है प्लीज़ याद कर लें, क्योंकि आपके लिए तो एग्ज़ाम में आता ही आता है, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो। तो यहाँ पर आज की क्लास के लिए आपको यही क्वेश्चन थे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट रह जाते हैं तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। और आज ही आपको मे बी नाइट तक एक ऑफिशियल पेपर अपडेट किया जाएगा, प्लीज़ आप लोग ज़रूर चेक कीजिए। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में रहेगा और रिसेंट का हुआ पेपर रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर।